सखी सहेली। सखी सहेली। तो सखी सहेली के सभी सखियों श्रोताओं को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। हमें लगा कि तुम कहोगी कि सखाओं को भी। तो सखाओं को भी हमारा नमस्कार। बिल्कुल, और सभी को नमस्कार। नेहा, जैसे कि मौसम बहुत सारी जगहों पर बारिश है, धूप है, कहीं धूप है, लेकिन वहीं बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो गया है कि इतनी बारिश हो गई, कुछ और स्थान हैं जो कि काफी हमारे मुंबई से भी लगे हुए हैं, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है और बहुत विषम स्थिति है कहना चाहिए। और मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक एक डेढ़ दो दो मंजिल तक पानी भर गया है और कीचड़ जो है वो भी काफी है, 2-2 3-3 फीट ऊंचाई तक अभी कीचड़ है। बहुत विषम स्थिति है, मतलब लोगों के हाथ के अरे जो कहते हैं ना एटीएम कार्ड वगैरह सब बह गए हैं पानी में। तो अब कह सकते हैं कि बहुत परेशानी उनके सामने है। बिल्कुल। और ऐसे में भी बहुत से कई वीडियोस ऐसे आते हैं जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह के भी कई मतलब ऐसा है कि परिस्थिति अब जैसी भी है, चलिए हम तो मुस्कुराएंगे, क्योंकि इस वक्त में हमें जो हम जी सकते हैं वो जी लें। अब जो हमारे हाथ में नहीं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा उनका शायद मानना है। बिल्कुल, मानना तो यही है, लेकिन हमारा जो यहाँ हम बड़े सूखे में बड़े आराम से बैठे हैं, हमारा भी तो कुछ मानना हो सकता है ना। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अगर आप के कोई ऐसे मित्र या कोई दूर के भी दराज के भी जानने वाले हैं तो आप वहाँ का हाल चाल लें, आप क्या कर सकते हैं ऐसा आप विचार करें। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ अभी स्थिति ऐसी नहीं है लेकिन बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि बाढ़ हमारे यहाँ बड़ी आसानी से आ जाती हैं। तो ऐसे मौके पर आप क्या कर सकते हैं ये सब सोचें। और यूं तो बड़ा अच्छा लगता है बारिश का मौसम। अच्छा तो लगता है, और अपनी तरफ से हम जितनी मदद कर सकते हैं, या अगर हम खुद जाकर प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं कर सकते तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद करने चाहते हैं, तो उनके जरिए हम अपनी जो भी छोटी बड़ी जैसी भी मदद है वो हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और चाहे पैसे से करें चाहे वस्तुओं से करें। कुछ लोग दवाइयाँ देते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास तो कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि 6-7-8 दिन से वही वो कपड़े पहने बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की जो मदद आपको लगता है और जहां तक आपका और दिमाग चलता है, हो सकता है आप कुछ और बेहतर समझे तो करें। और कुछ नहीं तो कम से कम अगर फोन आदि चल रहा है तो हालचाल पूछते रहें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें। वो मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी उनके संग थोड़ा मुस्कुरा लें। और हम आज के इस कार्यक्रम में ऐसी कौन सी बातें करने वाले हैं जिससे मुस्कुराहट आ सकती है चेहरे पर, ये हम बता देते हैं। क्या तो आज हम सखी विशेष में बात करेंगे लवलीन बोरगोहेन की, जो कि बॉक्सर है जी। और करियर गाइडेंस के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं हैंड मॉडलिंग की। जी हाँ, बड़ी खास ये चीज है। और वहीं स्वस्थ बचपन का राज क्या है ये जानेंगे, और भविष्य की गठरी जी, लेकिन बारे में हम जानने वाले हैं। भविष्य की गठरी तो बड़ी मजेदार है। लेकिन ये जो बात है ना लवलीना बोरगोहेन की बात, ये मुस्कुराहट जो है ना सिर्फ किसी एक के पास नहीं है। ये इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि पूरे गांव वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आने वाली है, और आ रही है। बड़े खुश हैं वो, उत्साही हैं। यूं तो पूरा देश बहुत खुश है, लेकिन ऐसा इन्होंने नाम किया है अपना और देश का कि हमें लगता है कि एक इतिहास रच दिया इन्होंने। और जो गांव में इनके काम हो रहा है वो भी बड़ा मजेदार है, तो हम उसको साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करें, हम सुना देते हैं, एक बारिश करवा देते हैं। बादलों की टोली चली जाने कहा, लेके ये दिलबरों का रंगीला कारवां। उड़ते बादलों की टोली चली जाने कहा, लेके ये दिलबरों का रंगीला कारवां। उड़ते बादलों की टोली
धूपा, उड़ते बादलों की टोली चली जाने कहाँ, लेके ये दिलबरों का रंगीला कारवां, उड़ते बादलों की टोली। मिल जाए अगर कोई दीवाना, उसे दिखाए सपना, ले ले दिल हम किसी का, लेकिन उसे न दे दिल अपना, देखे दीदार हम, लूटे करार हम, मुकरे सवार हम, करके जुबां, उड़ते बादलों की टोली चली जाने कहाँ, लेके ये दिलबरों का रंगीला कारवां, उड़ते बादलों की टोली। ओ, 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 चली, चली, मुझे है उड़ाने, हल्की हल्की डाले बड़े नाजों, मैं नाचूंगी बड़ी, उड़ते बादलों की टोली चली जाने कहाँ, लेके ये दिलबरों का रंगीला कारवां, उड़ते बादलों की टोली चली जाने कहाँ, लेके ये दिलबरों का रंगीला कारवां, उड़ते बादलों की टोली। तो बादलों की टोली कहाँ चली जाएगी कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ नहीं पता चलता, लेकिन बचपन में तो हमें यही लगता था नेहा कि कहीं ना कहीं ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और बाल्टी भर भर के पानी लाएंगे और थोड़ी देर बाद हम सबके ऊपर डालेंगे। उनकी होली चलती रहती है पानी वाली, तो वो लोग वही ऐसे ही लगता था, देखो जा रहे हैं दौड़ के बारिश के लिए पानी लेने, तो कुछ ऐसे ही हम लोग सोचते रहते थे और बड़ा मजा करते थे। बचपन भी बड़ा अच्छा होता है, हाँ। ऐसी कुछ कुछ कल्पनाएं होती हैं, वो सब हमारी तरह साथ जाते हुए नजर आते हैं, पेड़ पौधे सब अगर हम यात्रा करते हैं हाँ तो। वो यात्रा के समय ना बड़ा मजेदार लगता है। लेकिन नेहा ऐसा नहीं लगता कि आजकल के क्या कहना चाहिए, हाँ बच्चे ही हैं बेचारे, सबकी गर्दन नीचे रहती है, ऊपर बादल की ओर देख भी नहीं पाते, है ना। नीचे अलग ही एक बादल चलता रहता है उनके साथ, उनकी सारी बरसात, हाँ, गर्मी, सब सर्दी उसी जो में है रहता सारे है। मौसम उसी में समा जाते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं कि वो अपनी मनपसंद की चीज देख रहे हैं, जबकि वो क्या छूट रहा है उनसे वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो सारी प्रकृति की जो चीजें हैं, प्रकृति का वीडियो देखते हैं वो, प्रकृति की फोटोज देखते हैं वो। लेकिन फोटो होती है और जो मौलिक चीज होती है वो अलग होती है। खैर ये सारी चीजें जो हैं इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और इस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अभी टोली की बात आई, तो कोई भी खेल हो उसमें जब टोली बन जाती है और खेल खेला जाता है तो उसका मजा ही अलग होता है। बिल्कुल। और ऐसी एक टोली हमारी तरफ से गई हुई है, हमारे देश की टोली जो कि हमारा नाम रोशन कर रही है। जी। ओलंपिक चल रहे हैं और उसमें कई हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो पूरा अपना जो सालों की मेहनत रहती है उनकी वो पूरी वहां दिखती है और उनके नाम हम जान पाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं पता था। जैसे कि अगर हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सर है हमारे देश की, इनके बारे में ऐसे कमलप्रीत कौर जो है जिनकी भी बहुत उम्मीदें थी और कुछ ऐसा हुआ कि बारिश हो गई और जो उन्होंने अपने पहले प्रदर्शन में जहां उन्हें क्वालिफाई करना था, जहां उन्होंने 64 मीटर फेंका था चक्का, वहां पर उन्होंने इसलिए तब तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी कि वो जिस समय पूरा फाइनल प्रदर्शन होगा तब करेंगी। खैर ये तो इच्छा जो होती है वही होता है और कुछ बारिश हो गई और वो पूरी प्रतियोगिता जो है वो पिछले निर्णय पर चली गई। तो लेकिन फिर भी हम जान तो पाए और उनके बारे में ये भी जान पाए कि उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि वैसे तो कहा जाता है कि जितना भी ये एथलीट वाला जो होता है चीजें, उसमें आप जब तक कि मांसाहार का सेवन न करें आप नहीं खेल पाते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो शाकाहारी ही रहेंगे और उसके बाद भी उन्होंने अपने बाजुओं में वो दम दिखाया कि हम शाकाहारी रहकर भी उतनी ताकत ला सकते हैं। तो ये सब नाम है जो हमें अब पता चल रहे हैं। जी। और इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है क्योंकि वो अपनी जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है उसकी वजह से वो आज वहां तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल। और खासकर हमारी बेटियों का अगर हम बेटियों की बात करें तो उनका प्रदर्शन काबिल तारीफ है। और जिस बेटी की आज हम बात करने वाले हैं, बॉक्सर
लवलीना बोरगोहेन की। उन्होंने हाल ही में ओलंपिक में अपना एक पदक उन्होंने पक्का कर लिया है। जी हाँ। तो एक पदक तो वो लेकर आने वाली हैं देश के लिए। बस यही है कि कहाँ तक वो पहुंचती हैं और फिर वो कैसा होगा, कांस्य, रजत, कांस्य तो होगा ही होगा, मतलब बाद में हो जी। सकता है रजत या स्वर्ण पदक स्वर्ण में भी बन बदल जाए। सकता है। जी। बिल्कुल। और खासकर अगर हम देखें तो सभी जो भी खिलाड़ी वहां गए हैं उनके बारे में अगर हम सोचें तो उन्होंने कड़ी मेहनत तो सालों साल की है और यहाँ पहुंचे, और साथ ही साथ करीब करीब सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें रही हैं, जी। जिनसे वो पार पाकर वो आगे गए हैं और बिल्कुल। इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। और छोटी मोटी मुश्किलें नहीं थी, जैसा कि हम अगर कहें कि हाँ हमारा जो है कि ट्रेनिंग का जो स्थल है वो 10 किलोमीटर ना हो के 40 किलोमीटर है, जी। ऐसा नहीं था। बल्कि रोजमर्रा की जो बातें हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, ऐसी स्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने एक जब चुनौती स्वीकार कर ली तो जी। उस तक पहुंच गई। लवलीना भी इस मामले में मतलब काफी कहना चाहिए सराहनीय उन्होंने कदम उठाया, और पिछला साल उनके लिए मुश्किलों भरा था। खुद कोरोना से ग्रसित हो गई थी, जी। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान रखा, और उनकी माताजी की तबीयत भी काफी खराब थी, लेकिन उनकी फिर भी उन्होंने, कहते हैं ना कि हौसला बनाए जी। रखा, और ऐसी वैसी तबीयत नहीं खराब थी, बल्कि उनकी माँ की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही थी, और ऐसे में ओलंपिक तक अपना लक्ष्य रखना, निगाहें वहां रखना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने खुद माँ के लिए किडनी के डोनर की खोज की और साथ ही साथ ऑपरेशन करवाया। उन्होंने पिछले जो विश्व चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, उसकी जीत की रकम से जो उन्हें पैसे मिले थे 25,000 उसमें खर्चा आया, वो भी उन्होंने उसी से भरा। जी। लेकिन बावजूद इसके वो अपनी तबीयत ठीक होने में वक्त लगता है कोरोना से ग्रसित होने वाले व्यक्तियों को, फिर भी वो उसमें भी कड़ी मेहनत की। उन्होंने बॉक्सिंग जैसा जो एक खेल है उसके लिए तो बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, और बावजूद इसके वो इस तरह यहाँ तक पहुंची हैं। बिल्कुल। तो लवलीना ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला एथलीट हैं। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। और वहीं लवलीना जो है वो बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी है। पहला पदक मैरी कॉम ने जीता था। जी। और जैसे कहा ना कि अभी हमने इसमें एंथम में सुना कि किस तरह से जब तिरंगा वहां लहराता है तो पूरे देश में एक जोश भर जाता है, ऊर्जा आ जाती है। और लवलीना जिनकी हम बात कर रहे हैं, 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रह चुकी हैं, और 2020 एशिया और ओशन एशिया बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफायर में कांस्य पदक जीतकर ही टोक्यो 2020 ओलंपिक में अपना स्थान इन्होंने पक्का कर लिया। और वो वेल्टर वेट यानी 69 किलो वर्ग की खिलाड़ी हैं। ये भी एक बॉक्सिंग की तरह ही है, लेकिन इसके नियम बॉक्सिंग से जरा अलग होते हैं। जी। 2 अक्टूबर 1997 की तारीख थी जब उनका जन्म हुआ। असम के गोलाघाट जिले के बड़ा मुखिया गांव में छोटे व्यवसायी हैं टिकेन और उनकी पत्नी ममोनी के घर वो जन्मी थी। जी। और आर्थिक संकटों से न घबराते हुए उन्होंने किसी तरह से माता पिता के सहयोग से और पिता के संघर्ष से लवलीना अपनी इस मंजिल पर पहुंची। 22 वर्ष की है बस। और उनकी जुड़वा बहनें लीचा और लीमा के साथ ही लवलीना भी किक बॉक्सिंग सीखा करती थी, और जल्द ही लवलीना को बॉक्सिंग लुभाने लगी। फिर तो उन्होंने बता दिया कि हमें कितनी पसंद है बॉक्सिंग, है ना। बिल्कुल। और उनकी एक बहन जो है वो सीआरपीएफ में है और दूसरी जो है बीएसएफ में वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। और लवलीना जब हाई स्कूल में थी तब पहली बार भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्रायल में अपने मुक्केबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया था, और इसी दौरान उन पर कोच पदुम बोरो की नजर पड़ी और वो उन्हें कोचिंग देने लगे। बाद में भारत के मुख्य महिला बॉक्सिंग कोच शिव सिंह ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 भाई ये जो है ना कह दिया है लवलीना ने कि 8 साल की मेहनत के बाद भाई हम कांस्य पदक पर तो संतोष नहीं करने वाले हैं, हमें कुछ इसका रंग जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं बदलना पड़ेगा, यानी रजत या स्वर्ण पर उनकी निगाहें हैं, और होना भी चाहिए। जब ऐसे हौसले होते हैं तो बुलंदी पर तो पहुंचना बनता है। बुलंदी पर पहुंचना चाहिए। और फरवरी 2018 के इंडियन ओपन में वो स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्र खेल 2018 के लिए भारतीय टीम के लिए चुनी गई थी। इसके पहले भी उनका खेल जारी था। 2017 में वो वियतनाम में हुई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, और उसी साल प्रेसिडेंट्स कप में भी एक कांस्य पदक उन्होंने जीत
जीता था। वैसे तो देखो नेहा, जब हम खेलते हैं या कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो या हम सामान्य खेलों की बात करें तो हार जीत तो लगी रहती है। जो अपनी हार से सबक लेकर जीत पाता है वही सच्चा खिलाड़ी है। और वैसे भी कहते हैं ना, खिलाड़ियों वाली जो स्पिरिट होती है वो यही होती है, खेल भावना भी यही होती है। कुछ ऐसा ही लवलीना के भी साथ हुआ। वो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में क्वार्टर फाइनल में हार गई थी और उस समय लवलीना को ये समझ में आया कि सिर्फ शारीरिक बल जरूरी नहीं है, मन को शांत रखना भी जरूरी होता है। बस उन्होंने रोज मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और लवलीना ने स्वयं बताया कि इसके बाद उनके खेल पर भी अनुकूल असर पड़ा और ज्यादा शांति से वो खेल सकती थी। हाँ, उनका मानना है कि ध्यान या मेडिटेशन से उनका मन एकाग्र हो पाता है और वो अपनी रणनीति बना पाती हैं और खेल के कई मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं उनको भी वो समझ पाती हैं। इसी की वजह से वो उनकी खेलों में वो बातें नजर आती हैं कि वो सामने वाले को किस तरह से उसके साथ खेलना, ये सब वो निर्धारित जैसे कि रणनीति बना लेती हैं, एक तरह से कहना चाहिए। हालांकि ये इस बार के खेल में उन्होंने कहा कि दबाव जरूर था लेकिन मैं फिर भी तनाव में नहीं थी जब मैं रिंग में उतरी। और रिंग में उतरने से पहले मैंने कोई रणनीति नहीं बनाई थी। मैंने सोच लिया था कि सामने वाला जैसा खेलेगा मैं वैसे ही खेलूंगी। और जिसके साथ इनका मैच हुआ उससे वो 4 बार हार चुकी थी, तो उन्होंने सोच लिया था कि 4 हार का बदला लेना है। बिल्कुल वही कहते हैं कि हार के भी वो वहां जा रही हैं, उनके मन में कोई भी इस तरह से भय नहीं है या वो ये नहीं सोच रही है कि वो इनसे मैं हार चुकी हूँ तो किस तरह से मेरा आगे का खेल हो सकता है। तो यही उनकी जीत की वजह बन सकती है। ध्यान की बात जब होती है तो पीवी सिंधु के भी बारे में बता दें कि उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पर साझा किया है कि वो भी ध्यान करती हैं और जब से उन्होंने ध्यान किया उनके खेल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और उनकी माँ भी करती हैं, उनकी दादी भी करती हैं और उन्होंने ही कहा कि तुम क्यों नहीं करती। तो अब उन्होंने शुरू किया है, बता रही थी कि 2 वर्ष से शुरू किया है और उतना तो नहीं कर पाती लेकिन फिर भी उसका असर दिखाई देता है। जी, और लवलीना के मैच जो हैं उनके पिता कभी भी नहीं देखते हैं, वो रिपीट टेलीकास्ट ही देखते हैं। हाँ ना, उसकी खास वजह है, बताओ। जी, उसकी वजह ये है कि वो अपनी बेटी को ऐसे मुक्के खाते हुए नहीं देख सकते। क्योंकि बेटी अगर मुक्के मार रही है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खेल में तो दोनों खिलाड़ी ही एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उनके ऊपर भी वार होगा। जी, तो वो बिल्कुल उसे देख नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी एक मुक्का उनकी बेटी के गाल पर पड़ता है या चेहरे पर पड़ता है वो उनके कलेजे पर पड़ता है, तो इसलिए वो देख ही नहीं पाते हैं। बहुत भावुक करने वाली बात है ये। एक पिता का जो दर्द है या यूं कहें कि जो लगाव है बेटी के प्रति वो इसमें दिखाई देता है। वो फिर उसके बाद उसका जो रिकॉर्डिंग है वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब रिकॉर्ड हो चुका है, तो सब नाटक हो चुके हैं सारी चीजें। जी, तो 2000 अभी जो उन्होंने 2018-19 में 2 चैंपियनशिप में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किए हैं और अब उन पर सारी नजरें हमारी भी टिकी हुई हैं, सबकी टिकी हुई हैं और उनकी खुद की नजरें टिकी हुई गोल्ड पर। वो चाहती हैं स्वर्ण पदक जीतना। लेकिन ये जो बात है, अभी हम लोगों ने जैसे पिता की बात कही और नजरें टिकने की बात है, जो हमने कहा कि पूरा गांव जो है उन्हें हमेशा याद रखेगा, उसकी वजह ये है, हमारे बहुत सारे श्रोता तो देख रहे हैं टेलीविजन पर या सुन रहे हैं, बहुत सारे हाथ में यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों को ये नहीं पता है कि वो जिस गांव में रहती हैं, जहां उनका घर है अभी, वहां ना बिजली है ना सड़क है, वहां तक मतलब कोई भी संसाधन नहीं है जो आधुनिक सुविधाओं के साथ हम रहते हैं। तो आप सोचिए जरा सा कि पानी भी पीने का नहीं होता था, वो कहाँ कहाँ से लाती थी और इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो इसके लिए अब गाँव वाले क्यों खुश होंगे बताओ? गांव वाले खुश होंगे क्योंकि सरकार की ओर से कदम उठाया गया है कि जब तक लवलीना घर वापस आए भारत देश में वो कदम रखें, उससे पहले उनकी गांव तक पक्की सड़क बनाने की एक मुहिम छिड़ गई है। तो जिस तरह से वो जुटी हुई वहां, उसी तरह से यहाँ भी काम हो रहा है युद्ध स्तर पर। बिल्कुल, और इस तरह से कि उनके घर तक सड़क रहे और वो अपने घर पक्की सड़क पर जाएं, तो वाकई बहुत बहुत बधाई की पात्र है लवलीना। और ऐसा सिर्फ इसलिए हम लोग साझा कर रहे हैं ये सारी कहानियां कि कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है और प्रेरणा भी मिलती है और उन बच्चियों और बच्चों के लिए भी मन में कहीं ना कहीं कोई अंकुर फूटता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। जी, तो हम लवलीना को देते हैं शुभकामनाएं और गीत सुनवाते हैं। जी। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी पास नहीं।
ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी बात नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। बेहतर है, ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी बात नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। तो इसी तरह से हाथों का जो कमाल है वो दिखा रही है एक और हमारी जो बहन है लवलीना। लेकिन ये एक बात बताओ, मतलब ये मुक्के का कमाल है, वैसे हाथ नहीं कह सकते इसको। हाँ, ये जब लोग बड़ी आसानी उंगलियां मिल जाती हैं तो एक होकर बन जाती है। फिर तो वही वो जो हमारे अभी एक खिलाड़ी हैं जिनके 7 टांके लगे उसके बाद भी वो खेलते रहे, वो भी बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं हार के भी वो जीत गए, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन हाँ, जो हाथ की बात कर रही हो उसमें हम कुछ करियर भी बना सकते हैं ना। हाथों से हम करियर भी बना सकते हैं। हाथ का बहुत बड़ा हाथ है, हाथ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और मॉडलिंग के बारे में तो हम सभी ने सुना हुआ है, लेकिन कई बार बहुत से लोगों को मॉडलिंग में खुद को सहज नहीं पाते। वो उन्हें लगता है कि कैमरे के सामने कैसे खड़े होंगे या कैसा काम करें, क्या तय करें, कैसे कपड़े हमें पहनने होंगे दूसरा हर कोई का चेहरा ऐसा नहीं होता है जो पूरा दिखाने लायक हो, या नहीं खुद कैमरे के लिए नहीं सूटेबल होता है। वहीं कुछ लोगों को प्रकाश से बड़ी दिक्कत होती है, जो रोशनी इतनी तेज चलती है उसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। तो ऐसा कई बार एड और ब्रांड के साथ वो नाम जुड़ते हैं, उसके साथ वो मौके पर वो कई मौके भी आते हैं उनके सामने। लेकिन इन सारे झंझटों से दूर हम कह सकते हैं एक मॉडलिंग की दुनिया, जो कि हैंड मॉडलिंग की दुनिया। यानी कि मतलब मॉडलिंग भी करने का मन है और आप चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते, क्या बात है। तो आप केवल हाथों का कमाल है, हाथों में इशारा हो गया जी। कुछ इसी तरह का है कि हैंड मॉडलिंग में काम भी इस तरह का होता है। तो यानी कि इसमें कैमरे में आपका सिर्फ और सिर्फ हाथ दिखाई देता है। एक तो चाहत की बात होती है नेहा, और दूसरा ये भी होता है कि किसी किसी के हाथ इतने खूबसूरत होते हैं कि आप उन्हें इस काम के लिए प्रयोग में ला सकते हैं या अपना जीवन यापन हाथ के साथ माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि विज्ञापनों में सिर्फ सामान के साथ हाथ दिखाया जाता है, या हाथ में लिया हुआ वो साबुन का डिब्बा हो, तेल की शीशी हो, सिर्फ हाथ दिखाया जाता है। या कभी गिनतियां करते हुए 4 उंगली दिखा दी, हाथ दिखा दिया पीछे से आगे से, तो इस तरह से होता है और उसमें चेहरे की जरूरत नहीं होती है। तो ये काम जो होता है वो हैंड मॉडल करते हैं। और कई बार कई बड़े बड़े सितारे भी जो होते हैं वो विज्ञापनों की दुनिया में आते हैं तो उनका चेहरा तो दिखा देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो उनके हाथ से वो कुछ साबुन छू रहे हैं या खोल रहे हैं, इस तरह की जो चीजें दिखाई जाती हैं वो असल में उनके हाथ नहीं होते, वो हैंड मॉडल के हाथ भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है। जैसे कि अगर हम साबुन घोल रहे हैं तो भाई जाहिर है कि बहुत बड़े अगर हम कलाकारों की बात करें, मतलब आप ले सकते हैं बहुत जो नामी गिरामी हैं कलाकार, जैसे अभी नए जमाने के जो अभिनेत्रियां हैं या पुराने जमाने में भी जिस तरह से हेमा मालिनी, देओल क्यों घोलेंगे साबुन ना पार्टी में, वो कई बार किसी चीज के लिए वो मना भी कर सकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। तो ऐसे मामले में भी हैंड मॉडल को बुलाया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो सितारे और मॉडल होते हैं वो चेहरे की खूबसूरती पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं और उनके हाथ उतनी खूबसूरत नहीं लगते।
तो जब तक चेहरा सामने होता है हम हाथ पर नजर नहीं डालते, लेकिन जब विज्ञापन में सिर्फ हाथ पर फोकस जी। होता है तो उस वक्त में जरूरत होती है हैंड मॉडल को बुलाया जाता है। हाँ, और एक बात ऐसी भी होती है कि जैसे बड़े कलाकार हैं, उनकी बुकिंग जो होती है वो जिस समय होती है उस समय वहां आप सारे वो चीजें जुटाएं, रखें, वो जी। व्यवस्था करें। ये ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी कुर्सी पे बैठकर उनका सिर्फ क्लोजअप चेहरे का ले लिया गया और बाकी हाथों वाला जो काम है वो हैंड मॉडल से करवा लिया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, हाथ और पैरों की खूबसूरती का इसका मतलब है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ पैर की भी खूबसूरती की बात हो सकती है। जी। पाँव भी दिखाते होंगे केवल, ऐसे भी हाँ जी। मॉडल होंगे, है ना? तो इस तरह के मॉडल भी होते हैं जो हैंड मॉडल के साथ साथ हम पैरों के मॉडल की भी बात कर सकते जैसे हैं। चप्पल की बात हो तो बिल्कुल, चप्पल की बात हो तो वो कई बार ऐसा दिखाता है कि जी। चप्पलों में वो चप्पल पहनकर वो सिर्फ आगे पीछे पैर कर रहे हैं, लेकिन उनका पैर इतना खूबसूरत लगता जी। है, उंगलियों की बनावट अच्छी होती है कई बार, और बड़े अच्छी तरह कि से आप- साफ सुथरा रखा गया होता है उसे। मतलब आप चप्पल खरीदने के लिए बेताब हो जाए कि बस यही चप्पल चाहिए। हो सकता है हम चप्पल ऐसी पहने तो हमारा भी पैर ऐसा हो जाए। तो इस तरह से जब हम इस जरिए भी आप काम कर सकते हैं और इसको भी अपने रोजी रोटी का जरिया बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथों की बनावट खूबसूरत हो भी तो भी हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, रख रखाव ध्यान जी। रखना चाहिए। नाखून आदि जो है वो स्वस्थ रखें, त्वचा भी खूबसूरत बनाए रखें, उसमें मतलब ऐसे क्रीम आदि लगाते रहें ताकि उसकी चमक बनी रहे, उसकी है ना? चमक बनी रहे, उसके जो नमी बनाकर आप जी। रखें, ऐसा नहीं कि रूखे रूखे हाथ होंगे या नाखून टूटे वगैरह होंगे तो भी वो आप काम नहीं कर सकते। जी। तो इसके लिए आपको अपने नाखूनों को भी बहुत साफ सुथरा, अच्छा, वो कहते हैं नेल फाइलर्स होते हैं, उससे हाँ। फाइल करके खूबसूरती से रखिए। यानी कि उनको और सही आकार दें और खूबसूरती से रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और लेकिन ये कौन, मतलब कैसे, कौन आके ले जाएगा हाथों जी, तो के लिए? इसके लिए हाथों, जैसे मॉडलिंग के लिए हम चेहरे का एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जी। चेहरे या पूरे शरीर के साथ एक फोटोज खींचकर भेजी जाती है। उसी तरह से हैंड मॉडलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो हाथों की अलग अलग तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया के जरिए भी आप खुद पोस्ट कर सकते हैं, जिससे जिन्हें मॉडलिंग करवाना होता है वो जी। खुद अपने आप सोशल मीडिया पर किसी के हाथ वगैरह की जानकारी देखते हैं, उन्हें पसंद आता है तो वो कहते हैं जी। वो काम के लिए खुद बुला लेते हैं बुला आपको। लेते हैं। एक तो ये हो गया कि आप स्वयं रखें, और ऐसे ऐसे विज्ञापन आते भी रहते हैं जिसमें कि ऐसे ऐसे लोगों की मांग की जी। जाती है कि अगर आपके हाथ खूबसूरत है तो आप यहाँ संपर्क करें। तो आप कर भी सकते हैं और कर भी सकती हैं। इसके दौरान ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। कभी कभी घंटों आपको उसी दिशा में, उसी स्थिति में हाथों को रखना होता है, पैरों को रखना होता है। जैसे कि एक सामान्य मॉडल काम करते हैं वैसे ही आपको पूरा समय उसमें देना पड़ता है जिस समय शूटिंग होती है। बिल्कुल, है ना? 6 से 8 घंटे तक आपको शूट पे बने रहना पड़ता है। आपकी जब जब जरूरत है आपको उस तरह से काम करके दिखाना होता है। हाथों के जरिए आपको प्रदर्शित करनी होती है, जिस तरह से आपको किसी सामान को भी या प्रोडक्ट को पकड़ने के लिए जी। कहा जाए, आपको उस तरह से पकड़ना होता है। कई बार हाथों से हम इशारे करके सवाल पूछते हैं, ऐसा जी। भी हम देखते हैं, तो आपको हाथों से एक्टिंग भी करनी पड़ जी। सकती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और जिस तरह से आप काम करते जाते हैं उसी तरह से आपको आगे आगे काम मिलता जाता है। और फिर उसी हिसाब से आपकी धनराशि में भी वृद्धि होती जाती है, यानी कि आप अधिक से अधिक और अधिक से अधिक कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जी। 10,000 से 20,000 तक आप 6 से 8 घंटों के समय दौरान, में पैसे कमा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर बहुत ज्यादा या किसी सितारे से आपके हाथ मिल गए उनके जी। साथ, तो उनके साथ आपकी बुकिंग होनी शुरू हो जाती। तो इस तरह से इसमें बहुत अच्छा एक स्कोप है। अगर आप जी। अच्छा काम करते हैं और आप अपने हाथों का या पैरों का उतना ख्याल रखते हैं जी। तो ये काम आप कर सकते हैं। क्या बात है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, तो आप किस दिशा में जाना चाहते हैं आपके ऊपर है। हम तो बताते रहते हैं आपको और गाना भी सुनाते रहते हैं। पकड़ो ना हाथ मोरा, छोड़ मोरी भैया, शर्म के मारे मैं तो मरी जाऊं सैया। पकड़ो ना हाथ मोरा, छोड़ मोरी भैया, शर्म के मारे मैं तो मरी जाऊं सैया।
तो हाथों हाथों की बातें तो बहुत हो गई हमारी। अब जब हाथों की इतनी बातें होती हैं तो हम कहते हैं हाथों की जो लकीरों में लिखा होगा उससे क्या होगा, हाथों की लकीरों में ये है वो है। लेकिन वहीं ये भी कहा जाता है कि हाथों की लकीरों पर विश्वास न करो, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है और बड़े अच्छे विचार हैं इस तरह के। वैसे हमने जो भविष्य की गठरी ये एक विषय चुना है, इस पर हमारे कई श्रोता साथियों ने और सभी ने लिख लिख कर कुछ भेजे हैं हमें। बहुत बढ़िया लिख कर भेजा है। भविष्य कुछ होता वता नहीं है। बताओ क्या लिखा है। वो कहती हैं कि भविष्य तो कुछ होता ही नहीं है, जो है वो आज है। भूतकाल जो हो चुका है उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो है वो वर्तमान है। अगर हम आज अच्छा करेंगे तो अपने आप भविष्य अच्छा होगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो ये बात बड़ी अच्छी बात उन्होंने कह दी है। और वही ये भी लिखते हैं कि नमस्कार नेहा दीदी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाली हैं। स्वस्थ बचपन के राज के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ये बात सच है, जब बच्चों की देखभाल हम बचपन से ही ठीक से करते हैं तो गर्भ में ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों का स्वास्थ्य। और इसके लिए गर्भ से 2 वर्ष तक शुरुआत के मतलब 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा पोषण, पूरा प्यार, यही है स्वस्थ बचपन का राज। अब देखो ये जो बचपन वाली बात जो इन्होंने जोड़ दी, तो बात तो वही हो गई ना कि ये भविष्य की तो चिंता हम करते हैं ना। बिल्कुल, भविष्य की चिंता करते हैं और कई बार हम वर्तमान में भी बहुत सारी चिंताओं में रहते हैं, तो इसलिए भविष्य की चिंताओं में बाद में लगते हैं, वर्तमान में चिंता करते करते भविष्य तक पहुंच जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं ना ऐसा ही कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, जो सोता है वो खोता है। और मैं अभी दोपहर की झपकी में नींद में सो रहे हैं ये, लेकिन प्रोग्राम न छूट जाए इसके लिए वो जाग भी रहे हैं, सुन रहे हैं जी। तो वर्तमान में जो उनकी नींद उन्हें मिल सकती थी या वर्तमान में वो पूरी तरह से प्रोग्राम सुन सकते थे, तो दोनों ही चीजों में उन्हें चुनाव करना है, तो वो दोनों आधा आधा कर रहे हैं। तो भाई देखो, किया ना वर्तमान का काम। और किस लिए कि जो अच्छी अच्छी बातें, हंसी सुनेंगे, अपनी बात सुनेंगे, अपनी खुद की ये बात सुनेंगे, उसमें उसका मतलब अब यही बताएंगे हमारे श्रोता कि उनको शाम तक मजा आता है कि कल तक इसका मजा आता है ना। कहाँ तक जाती है बात। जी, तो बात वही है कि हम अपना भविष्य की जो गठरी है, वैसे तो सच में कहते हैं कि भविष्य के गर्भ में कोई भी नहीं बैठा है, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इस समय अगर हम अपना 100% करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। बिल्कुल। और एक तरह से हमें कह सकते हैं कि भूतकाल की एक जंजीर होती है हमारे पैरों में, जिसको लेकर हम खींच खींच के जाते हैं, उसको साथ में लिए और भविष्य की एक गठरी होती है जिसको कंधे में टांगे रहती है। इसकी वजह से कई बार हम वर्तमान में जो चलना होता है वो गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वो पीछे से हमें खींच रही है, हमारा अतीत खींच रहा है और सामने भविष्य में क्या होगा उससे हमने बोझ लाद रखा है। तो क्या करना चाहिए? सफर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करें? तो करें, देखिए अब ये तो नहीं कह सकते कि भविष्य के बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि ये तो हो नहीं पाता है, ये तो करना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है जी। मतलब ना भी सोचना चाहे तो भी सोचते ही हैं, आ ही जाता है जहन में। और अगर हम वर्तमान के बारे में भी सोच रहे हैं तो जो पल अगर हम जी रहे हैं, या यूं कहें कि सोचने की जब भी बात आती है तो जो बीतता जा रहा है पल या जो आने वाला है सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम वर्तमान में हैं तो हम सिर्फ जीते हैं उसको, उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। क्योंकि सोचते हैं तो वो पल बीत जाता है, फिर वो भूत या बन जाता है, आने वाला होता है जी। तो भविष्य की गठरी जो है वो कुछ इस तरह से हमें बाधित करती है। वैसे भी विवेकानंद ने कहा है कि अगर हम वर्तमान में रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हमारा भविष्य बहुत सुनहरा आने वाला है तो हमें लगता है हमारी बेचैनी बढ़ती है, और अभी हम इसलिए बेचैन हो जाते हैं कि वो सुनहरा भविष्य कब आएगा और जल्दी से आ जाए। और अगर जैसे किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि बस अब आप तो अगला 1.5 साल बस गया, तो अब आपको लगता है कि ये आए ही ना, जबकि वो आएगा, जरूर आएगा, है ना। तो ये भविष्यवाणी सुनने में भी बड़े खतरे हैं, क्योंकि कई बार वो कह देते कि तुम आपका जो अगला हफ्ता है इसमें आपको खूब पैसे मिलने वाले, तो ये हफ्ता हमें जल्दी जल्दी बिताना होता है क्योंकि पैसे मिलने वाले हैं। या वो कह देते हैं आने वाला हफ्ता आपका बहुत ही खराब जाने वाला है, पैसा गायब भी हो सकता है आपका, इस पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा नहीं, ये मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। तो क्या क्या नहीं करना है वो सोचते सोचते जो करना है वो भी नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ एक बात और है कि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हमें जब ये बताया जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा तो हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। तो जितना प्रयास हमें करना होता है वो नहीं कर पाते। तो अच्छा बुरा जो भी है वो हमारे साथ होना है और हम उसकी तैयारी बस रखें, ये मान कर नहीं कि हमारे साथ ऐसा ही होगा जैसा बता दिया गया है। क्योंकि अक्सर ये भी आपने देखा होगा दोस्तों कि जो कभी बुरा बताया गया है वो हमें ज्यादा याद रहता है, और जो अच्छा बताया गया है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं या
मजा आने लगता है धीरे धीरे। या परेशानियों को याद करना बहुत अच्छा लगता है। कई हाँ। बार ऐसा होता है ना, वो बोल देते हैं आपका जो एक दोस्त है वो आपके साथ कुछ तो दगा करेगा, बस पर वो सारे दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं एक लाइन पर, इसमें से कौन सा हो सकता है। हाँ। तो वो अगर जो रोजाना जिस तरह से मजाक करता है उस तरह का मजाक भी किया तो हमें उस पे शक हो जाता है कि बिल्कुल। कहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं करने हाँ, वाला है। नहीं, कहीं या अचानक इसके मन में कुछ और तो नहीं आ रहा है। वो हमें, और हमें बड़े खुश होते हैं इस बात से कि हमारी छठी इंद्रिय जो है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं महसूस होता कि हम बुरी चीज ज्यादा याद रखते हैं? अगर हम, चलो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अक्सर अभी देखा होगा कि रास्ते में जैसे जो टोटके होते हैं, जो अंधविश्वास हम लेके चल रहे हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो हो सकता है कि 10 बार आपने जब यात्रा की होगी तो 8 बार आप सुरक्षित रहे होंगे। हम उसे नहीं याद करते, लेकिन एक बार भी अगर कोई दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, तो हम उसकी गांठ बांध लेते हैं, कहते हैं देखो याद है ना उस बार ऐसा हुआ था भाई, लेकिन 8 बार वाला तो याद करिए ना। नहीं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि बिल्ली ने रास्ता काटा, बिल्ली का रास्ता कई बार हम लोग दौड़ दौड़ के काट लेते हैं पहले, हमें लगता है कि भाई ये हमारा रास्ता ना काट जाए, हमने भी तो बिल्ली का रास्ता काटा, उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। तो कभी बिल्ली रानी मिले तो बैठकर पूछिए कि भाई तुम्हारे संग सब ठीक ठाक चला था जब हम उस दिन मिले थे हम लोग रास्ते में। तो कुछ चीजें ऐसी ही हैं कि इन सब चीजों को अगर हम ध्यान न दें तो ज्यादा बेहतर है। अब बैठ के आप पटरी पर बैठकर पता लगा आप वो तोते से वो निकलवा रहे हैं लिफाफे, जी लिफाफे निकाल, वो उसका जब मन करता है वो जहां मन करता है वहां से निकाल लिया उसने। और हो सकता है कि जिस लिफाफे पर कुछ चना वना का लगा होगा उस पे वो पकड़ लेगा, है ना। आम का उसमें अगर महक होगी, आम की महक होगी, अमरूद की महक होगी, तो बस तोता तो वहीं जाएगा ना। बस तो, लेकिन रेणु जी चाहे जो भी बात हो, मजा बड़ा आता है, तोता जाके पर्ची निकालता है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है किस तरह से वो खेल जैसा लगता है कि एक बिल्कुल, इसको इसी तरह से जैसे नेहा तुम कह रही हो ना कि खेल जैसा लगता है, तो बस इसको भी खेल जैसे ही लें और जीवन को भी एक खेल की तरह लें। हार के लिए भी तैयार रहें, जैसे जीत के हम जश्न मनाते हैं वैसे हार का भी जश्न मनाएं, खुश रहें और ये सोचें कि हम जिंदगी की बाजी खेल तो रहे हैं ना। बिल्कुल। जाने क्यों होता है
तो इसी तरह से पहले तो हम जीते नहीं है ठीक से, अभी का वक्त जो रहता है उसको, जी। फिर बाद में याद करते हैं, हाँ उस समय हम ऐसा कर रहे थे, उस समय हम ऐसे बैठे थे, इतना समय हमने गंवा दिया, काश हम वहां ये थे तो कुछ करते। संगीत सीख लेते, कुछ नृत्य सीख लेते या कुछ और सीख लेते। बस तो हम यही ऐसा कहेंगे होता। कि आप जाइए, जिसका जो मन करता है वो इसी वक्त सीखना शुरू कर दीजिए। हमारी तरफ से छूट है। हाँ, ठीक है। हमारी तरफ से छूट है, आप जाइए और सब जो सीखना है सीखिए। खाना नहीं बनाना है तो हमारी सखियां खाना ना बनाए, ऐसा ना हम कह रहे हैं। बनाएं, फिर हाँ सखा ना। मित्र हमें कुछ ना कहें। क्योंकि वैसे भी इस समय जो कार्यक्रम में हम बातें करते हैं वो बस सिर्फ हमारे सुकून के लिए होती हैं और थोड़ी बहुत यूं कहें कि जिंदगी का सबक देने के लिए होती हैं। इसमें कोई बहुत सच्चाई हो ये इस बात का हम कोई भी वो नहीं रखते, और बुराई आप मत उसमें से मतलब आपकी मर्जी है, ऐसे मत करिएगा आप। लेकिन हाँ, मर्जी की जब बात आती है तो बच्चों का जो है ना जीवन जो है घर से जो शुरू होता है, और जो नवजात शिशु होते हैं जी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भाई हमारी होती ही है। और माँ के तो वैसे भी कलेजे के टुकड़े होते हैं ये नन्हे नन्हे बच्चे ना। घर में सभी के प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, और इसका बहुत फायदा उठाते हैं बच्चे। वो हाँ। आराम से उनका जो जो मन करता है अपनी मर्जी चलाते हैं वो कई बार, पर जब तक वो अपनी मर्जी चलाने के जितने जी। बड़े नहीं होते हैं, वैसे तो बचपन से ही वो छोटी छोटी जिद करके रो धोकर अपनी मर्जी बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, कब उन्हें खाने का मन है, कब नहीं मन है। जी। तो इस तरह की बहुत सी चीजें वो करते रहते हैं। पर जब सबसे एकदम छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो उस वक्त माएँ अपनी मर्जी चला सकती हैं। हाँ, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उस समय आप मर्जी न चलाएं, क्योंकि बच्चे इस समय जो जिद और ये सब बातें तुम कर रही हो ना, जी। वो काल है जब वो बच्चों को खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें भोजन में क्या चाहिए, कितना चाहिए, जी। कब उनका पेट भर गया, कब उन्हें नींद आ रही है। अक्सर देखा होगा आपने कि जब नींद आती है तो अपने उंगली में से या अपने हथेली से कानों को खुजलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, रोते रहते हैं, और उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें सोना है, और वो सोना भी नहीं चाहते। अब तुम सामने शैतानी करोगी तो कैसे सोएंगे, है ना। हाँ, वो तो लेकिन ये जो है हम बात कर रहे हैं खासतौर से उनके स्वास्थ्य की बात और माँ के दूध की बात की। जब माँ का दूध जब बच्चों को मिलता है जी। तो वही उनका पूरा पोषण होता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों का जो बचपन है उस शैशवा काल में उन्हें उनका भरपूर पोषण मिले, यानी माँ अपना दूध उन्हें पिलाए। ये ना सोचे कि हम आजाद रहें और उन्हें बोतल का दूध पिला दें और ये कर दें। और ये भी प्रचार प्रसार भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि ये वाला जो है दूध बहुत जरूरी है तो बच्चे को मिलना ही चाहिए। तो ये सब भ्रम की बातें हैं। माँ का दूध 6 महीने तक तो केवल और केवल माँ के दूध पर बच्चों को रखना चाहिए, उनका हक भी है। वो कहा जाता है ना कि ये जो है बिल्कुल माँ के दूध के समान गुणकारी है। हाँ। तो जब माँ का दूध उपलब्ध है बच्चे के लिए, तो उसको उसके समान चीजें क्यों दी जाए, तो उसे वही दिया जाए। और उससे फिर वो एक कहते हैं पूरी जिंदगी उसके लिए वो चीज जो रहती है वो उसके सेहत के लिए और उसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह के लिए भी, और माँओं के साथ जो उनका जुड़ाव हो जाता है बच्चे का माँ के साथ, इन सारी चीजों के लिए स्तनपान जब माएँ कराती हैं तो बच्चे के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता बनता है। स्वास्थ्य तो सही होता ही है और बच्चे बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें हम आज पर उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि बच्चों को जब दूध पिलाना हो तो माँ बहुत सुकून में रहे, मानसिक रूप से शांत रहे। और ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में कुछ सब्जी वगैरह चढ़ा के आए हैं और फटाफट चलो 2 मिनट में ये काम निपटाया और फिर वहां जाना है। तो अगर आपके खाने में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो चलने दीजिए उसको। लेकिन बच्चे को जिस वक्त आप दूध पिला रही हैं तो पूरा मानसिक रूप से पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप शारीरिक रूप से तो बैठी हैं लेकिन मन आपका कहीं और लगा हुआ है, तो पूरा ध्यान दें बच्चे के ऊपर कि हाँ ये बच्चा जो है हमसे पोषित हो रहा है और इसको पूरा पोषण मिल रहा है। और इस तरह से उसे एक तरह से भावनात्मक रूप से आप जुड़ते हैं उस वक्त अपने बच्चे के साथ में, और बच्चा भी आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है। तो आपके मन में जिस तरह के विचार चलते हैं वो कहीं ना कहीं वो भावनाएं उन तक पहुंचती है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हड़बड़ी में है या किसी घबराहट में, तनाव में है, तो वो सारी भावनाएं आपके बच्चे तक पहुंचती है और उसके कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में वो चीजें झलकती भी हैं। बिल्कुल। और पूरा अभी व्यवहार में ना भी झलके, जैसे डर है, अगर आप बहुत डर के बैठी हुई हैं कि अरे बस कोई देख न ले या कुछ कर न ले, तो इस स्थिति में भी बच्चे में वो सारी चीजें आती हैं और उनके पूरे व्यक्तित्व में ये सारी चीजें अगर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी और अगर सकारात्मक है तो वैसा ही निखर कर व्यक्तित्व सामने आएगा। तो समझिए कि आप सिर्फ बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं बल्कि पूरा उसका व्यक्तित्व बना रही हैं, गढ़ रही हैं उसको। जी।
तो एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप इसे देखिए, क्योंकि आप जो माएँ होती हैं बच्चे को इतने 9 महीने अपने पेट पर रखती हैं, पेट में रखती हैं और इतना उनका लालन पालन पोषण सब कुछ वो करती हैं। बिल्कुल। उनके साथ उनका जुड़ाव भी होता है। तो ये जो एक छोटी सी चीज है, इसमें भी अगर एक छोटी कमी रह जाए तो वो उनके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है और माओ को तो बड़ा दुख होता है ये सब चीजें बिल्कुल होता है। तो इसलिए बिल्कुल होता है। तो माएँ जो है सिर्फ बच्चों को जन्म देकर ये ना सोचें कि अक्सर कहा जाता है ना कि जन्म देकर दूसरा जन्म होता है, तो सिर्फ ये ना सोचे कि हमारा दूसरा जन्म हो गया, अभी बहुत बाकी है उसका जो बनाना उसको। तो उसमें अक्सर जो हमने कहा खाना पकाते हुए भाग कर आकर, तो सिर्फ ऐसा नहीं है मानसिक रूप और शारीरिक रूप, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई मिर्च काटी है या कोई तेज सब्जी काटी है या नमक आदि हाथ में आपके लगा है और आपने फटाफट आई और दूध पिलाना शुरू किया, तो इससे भी जो है बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है कि है ना, गलती से अगर मान लीजिए कुछ अंश उसके चेहरे पर चला गया या ऐसा कुछ हो गया तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और वो क्योंकि त्वचा बहुत ज्यादा नरम मुलायम रहती है, हमारी त्वचा में भी अगर मिर्च या नमक की कुछ कण पड़ते हैं तो हमें वो महसूस होता है। और बच्चों की त्वचा तो बहुत ज्यादा कोमल होती है, तो उन्हें तकलीफ हो सकती है जो कि बाद में परेशानी का सबब बन जाएगी। जी हाँ, तो ये इन चीजों का ख्याल रखें कि आप क्या करके आई हैं। खूब अच्छे से हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने जब स्तनपान करा रहे हो, कहीं से आप तनाव में न रहें और साफ कपड़े पहन कर रहें, कोई भी संक्रमण होने की संभावना न रहे और अपने शरीर को भी पूरी तरह से साफ सुथरा रखकर ही बच्चे को दूध पिलाएं तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें सुनते सुनते बचपन की याद आ जाती है, ऐसा लगता है कि बचपन कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल कुछ परेशानियां नहीं होती हैं। जी हाँ। तो बचपन की जब बात होती है तो बात होती है संस्कारों की।
अच्छा। कहते बचपन में जो सिखा दिया जाता है वो भले बुरी बात सीख ली हो चाहे अच्छी, वो भूलते नहीं है, वो एकदम मुहर लग जाती है। हाँ, वो चलती रहती है। जबकि ये भी कहा जाता है कि कुछ सिखाया नहीं जा सकता बच्चों को, जो आप करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो संस्कार ये होते हैं, तो बेहतर है कि आप बहुत अच्छे ढंग से रहें, जो आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को उसी का पालन खुद करिए। और आजकल इसी पर देखो आधारित एक छोटी सी घटना है जो आजकल हमारे बहुत सारे साथियों ने पढ़ी भी होगी। ये है बरलाडा यानी स्पेन में विश्व दौड़ जो हो रही थी स्पर्धा 2013 जनवरी में। इसके अंतिम दौर में केवल 2 धावक बचे थे। स्पेन का 24 वर्षीय इवान फर्नांडिस और केन्या अफ्रीका का 23 वर्षीय इबेल किप्रोप मुताई। तो जब मतलब ये बिल्कुल रिबन पर पहुंच रहे थे, ढैया पर छूने के करीब मुताई पहुंच गए थे, तभी उनकी जो है ना अचानक से उनके सेंसेस रुक गए और वो समझे कि मंजिल पार हो गई और वो एकदम से रुक गए। और ठीक पीछे धावक जो थे स्पेन के तेज धावक इवान थे और 2-2.5 फीट पीछे ही थे उनके। जी। तो इवान को उनको आभास हो गया कि मुताई को स्मृति लोप हो रहा है, यानी कि वो भूल गए एक तरह से कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी नहीं की और उन्हें लग रहा है कि उनकी दौड़ पूरी हो गई है। तो वो चीख कर बोले कि दौड़ो बढ़ो आगे, पर मुताई स्पेनिश नहीं जानते थे, तो वो किंकर्तव्य मूड से खड़े रह गए। तभी इवान का दिमाग कौंधा, उन्होंने मुताई की पीठ पर हथेली जोर से लगाई, धक्का दिया और मुताई रिबन तोड़कर चरम बिंदु पार कर गए और विजयी घोषित हो गए। भाई जाहिर है वो विजयी हो गए। लेकिन भाई देखो सारा क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। पवेलियन में रिपोर्टरों ने इवान से प्रश्नों की झड़ी लगा दी क्योंकि इवान जीत सकते थे। उन्होंने कहा क्यों की ऐसी हरकत? तो इवान का उत्तर था, मेरा मानना है कि स्पर्धा के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है, जैसे सामुदायिक सौहार्द। तो पत्रकार का अगला प्रश्न, मगर उस केनियन को आपने क्यों जीतने दिया? भाई आप चाहते तो आप जा सकते थे और आप प्रथम आ जाते। तो इवान ने कहा, मैंने उसे जीतने नहीं दिया, वो तो जीत ही रहा था। कितना मतलब सरल सा जवाब और इतना उन्हें पता था कि वो सामने खड़े हैं तो वो जीत सकते हैं, लेकिन उनको वो स्थिति में इस तरह से पहुंच गए कि वो आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर सवाल किया गया, मगर आप तो आसानी से जीत सकते थे, मुताई तो बिल्कुल डेड सा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो खड़ा था बिल्कुल। तो इवान ने आखिरी जवाब दिया, बल्कि मंतव्य अपना व्यक्त किया, अपनी बताई जो भी उनकी इच्छा थी। मैं ऐसी जीत के मायने क्या होते, ऐसी जीत के मायने क्या होते? वो पदक मुझे जीत का असली आह्लाद नहीं दे पाता। फिर मेरी माँ क्या कहती? जीवन भर मेरी माँ मुझे संस्कारी बनाती रही और मैं जो है किसी असहाय को धुप्पल में डालकर या धोखे में डालकर उसका परितोष हथिया लेता गया। तो इसके बारे में आगे ये रहता है कि भाई बच्चों को हमें हारना सिखाना चाहिए कि आप अगर हार रहे हैं तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। खेल जगत की ये जो घटना है उससे हम सबक हम ले सकते हैं। हम बुजुर्गों और प्रौढ़जनों के लिए हमें एक सबक मिलता है कि इवान हम सबके लिए सीख दे गए, संदेश दे गए कि हम अपनी सभी संतानों को ये बताएं कि गलत रीति से जीतना गलत ही है। तो इसकी बजाय आप हारेंगे तो भी आप एक तरह से जीत गए। जी हाँ। और पराजय को आप सकारात्मक रूप में लिए। झटका आपको अगर कोई लगता है पराजय का तो उसको झेलने का आप एक मादा रखें, अपने अंदर एक उतना बल रखें कि हाँ आप अगर हार गए तो आप उसे अच्छी तरह से स्वीकार सकें। आप चिढ़े नहीं कि नहीं हम इस वजह से हम हार गए या ऐसा हुआ तो हम हार गए। नहीं, आप हार गए, ठीक है। अगर आप किसी परीक्षा में अगर आप फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए, तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है या शर्म नहीं है। जरूरत है कि आपकी हिस्सेदारी, आपने हिस्सा लिया उसमें, या खेल हो या कोई परीक्षा हो या कहीं पर भी कुछ भी करना हो, तो जरूरत है कि आप उसमें खड़े हों, आप हिस्सा लें। वो बहुत महत्वपूर्ण है। चीजें जरूर सिखाना चाहिए। कई बार ऐसा हम देखते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं इन दिनों दिखती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर उन्हें बहुत ही छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो अगर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए या अच्छे नंबर नहीं आएंगे ये सोचकर भी वो कई बार अपने जीवन तक खत्म कर लेते हैं। बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो इन पर इतना दबाव है कि आपको पहला आना है, आपको पास ही होना है, आपको इसी तरह से ऐसा आपको होना ही है, अंक आना ही है। बिल्कुल। वो उनके दबाव इतना ज्यादा है उनके अंदर, माता पिता का हो क्या किसी तरह से, या परिवारजनों का हो किसी का, या अपने दोस्तों के सामने वो नहीं हारना चाहते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में हारना नहीं चाहते वाली जो एक बात है वो मन में आ रही है। एक बात और है नेहा, जैसे तुमने कहा ना कि कहीं ना कहीं दबाव है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब कभी कभी बड़े भाई बहन आपके बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी अपने आप दबाव आ जाता है। तो आप ऐसे दबाव एक तो खुद ना ले, दूसरा अगर परिवार डाल रहा है तो वो ना डाले। क्योंकि बच्चा अगर मान लो 90% नहीं ला सकता है, 70 ला सकता है,
लेकिन अगर दबाव है तो वो 70 भी नहीं लेकर आ पाएगा, 50 पर रुक जाएगा। तो आप सोचिए आप क्या चाहते हैं। और ये भी हो सकता है हर एक बच्चे का अलग अलग, अगर आपके 2 ही बच्चे हैं, दोनों आपके ही बच्चे हैं, आप खुद अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो भी जरूरी नहीं कि आपके दोनों बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई में अच्छे हो सकता है कोई एक बच्चा हो जो पढ़ाई में अच्छा हो, दूसरा बच्चा खेल जगत में भी अपना नाम कमा सकता है या कुछ और कला के क्षेत्र में जा सकता है। बहुत से क्षेत्र हैं, कहीं भी जा सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकता है, हैंड मॉडलिंग भी कर सकता है, हैंड मॉडलिंग भी कर सकता है, हो सकता है उसका ध्यान सजने संवरने में ज्यादा हो तो वो उस क्षेत्र में जा सकता है। तो ये देखें कि उसकी रुचि किसमें है, वो किसमें खुश रहेगा। जरूरी नहीं कि वो कहते हैं एक ही तरह से आप सबको नहीं हाँक सकते, एक ही तरह से नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप प्रेशर में रखेंगे तो जैसे हमने कहा कि हो सकता है 70-80% वाला बच्चा भी 40 पर रुक जाएगा, तो जो आप वो कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ ये तो जो है वो अंक हैं, आंकड़े हैं जो हम देख रहे हैं, उसके साथ जो ग्रंथियां बनती हैं अंदर, जो उनके दबाव के कारण पूरी जिंदगी जो उनकी चीजें घर कर जाती हैं, कहते हैं ना ये बात उसके घर कर गई, पेबस्त हो जाती है मन में, उसका बहुत गलत असर पड़ता है। अगर आप शारीरिक रूप से देखें या मानसिक रूप से देखें या समग्र व्यक्तित्व की बात करें, उन सब पर उसका दिखता है असर। कई बार अगर वो आप उनके भाई बहन के साथ उनकी तुलना बार बार कर रहे हैं तो उनके मन में वो भाई बहन के प्रति भी नकारात्मकता भर जाती है। बिल्कुल, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उनके साथ उस तरह से मेल जोल नहीं रख पाते हैं, जिंदगी भर नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके मन में एक आक्रोश होता है कि इनकी वजह से मुझे हर जगह अपमानित होना पड़ा, या हमारी सर झुक जाता था हमारा, तो वो एक गुस्सा मन में हो जाता है कि नहीं, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, इससे संपर्क ही नहीं रखना है। और कभी कभी कुछ बच्चे इतने क्रोधित हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो होना चाहिए था वो ना होकर कुछ बिगड़ जाता है, कुछ बहुत हिंसक हो जाते हैं। समाज में कुछ आपराधिक घटनाएं भी इसीलिए बढ़ती हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनके ऊपर असर करती हैं। और इस तरह से जब बातें करते करते हम पहुंच जाते हैं तो हमारा वक्त कहता है कि भाई बस हो गया, ज्यादा ज्ञान ना दीजिए, अब आप जाइए। तो सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।